हमारा देश बहुत बड़ा है। कितने राज्य हैं, कितने प्रकार की मृदाएं हैं, कितने प्रकार की फसलें हैं, कितने प्रकार के किसान हैं, मतलब कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। लेकिन सब जोन के लिए, हर किसान के लिए, एग्रीकल्चर की बात बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर साइंस की, चूँकि मैं हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ। किसान उड़ीसा का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, कोई किसान अगर फ़ोन करके किसी साइंटिस्ट को, किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रसार कर्मी को पूछे कि साहब मुझे धान लगाना है या गेहूं लगाना है, तो ज़रा बताइए कि हम फर्टिलाइज़र में क्या दें, तो किसान से बिना किसी सवाल जवाब के एक उत्तर आता है 120 60 40। यानी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल देना, 60 किलोग्राम फास्फेट डाल देना और 40 किलोग्राम पोटाश डाल देना। अब देखिए आप, किसान उड़ीसा का है, बिहार का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, केरला का, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। किसान के पास पानी कितना है, भूगर्भ जल कितना है, सिंचाई का पानी कितना है, कोई मतलब नहीं। किसान के खेत में जीवांश कार्बन 0.2 है, 0.1 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.6, कोई मतलब। सीधा सीधा क्वेश्चन है, रटा रटा है 120 60 40। अब इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, तो मैं तो इसको टेक्नोलॉजी मानता नहीं। अब मिट्टी की जांच होती है। वैज्ञानिक तत्व कहते हैं कि जो किसान 60 किलोग्राम फास्फेट अपने गेहूं में डालता है तो उसके मैक्सिमम 20 किलो फास्फेट फसलों के काम आता है, 40 किलो फास्फेट वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाता है। पिछले 20 साल से वो 60 किलो 60 किलो 60 किलो 60 किलो 60 किलो यानी 1200 किलो वो डाल चुका। 1200 किलो में 400 किलो फसलों ने यूज किया और 800 किलो फास्फेट अभी ज़मीन में रखा है। लेकिन जब मिट्टी की जांच कराओगे तो फास्फेट निकलेगा 12 किलो। समझना बात। पोटाश किसान ने कभी डाली ही नहीं, और वैज्ञानिक भाषा में पोटाश 40 किलो ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी हम 30% मान लें, तो यानी कि 15 किलो पोटाश चाहिए, यानी हर साल फसल 15 किलो पोटाश ले लेगी। लेकिन पोटाश 20 साल पहले भी उसके खेत में 220 थी और आज भी 220 है। ये खेल हमें समझ में नहीं आता। मैं तो किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, मेरा मानना है कि फसलों को किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं होती। ये जो पोषक तत्वों का विज्ञान है, ये पूरा बेईमानी का विज्ञान है। जैसे मनुष्य के क्षेत्र में कहा गया इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना फैट, इतना विटामिन, इतना मिनरल्स लेना, इसके लिए इतना हरा सब्जी, इतना अंडा, इतना दूध, ये लेना है। जो मजदूर दाल रोटी चटनी रोटी खाता है वो हमसे मजबूत है, और जो बैलेंस डाइट लेता है वो कमज़ोर है। माने कि कुछ नहीं, ये सब विज्ञान का एक ड्रामा है। जैसे अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि जब पोषक तत्व, फसलों के पोषक तत्वों का विज्ञान कोई जानता ही नहीं था 250-300 साल पहले, जब दुनिया में कोई एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो क्या फसलें नहीं पैदा होती थी? बल्कि 17वीं शताब्दी तो भारत हमारा सबसे अर्थव्यवस्था सबसे खूबसूरत थी और खाद्यान्न उत्पादन की बदौलत थी। तो फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर कहाँ से मिलता था? क्योंकि कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई विज्ञान नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप धरती की सत्ता को, धरती के सिस्टम को जरा जानने का प्रयास करिए। धरती माता इतनी बलशाली है, इतना इसके फंक्शन है, इतनी इसकी क्रियाएं हैं कि अगर ये हेल्दी है तो फिर आपको खेती में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ही नहीं है, कोई भी कठिनाई। एक भी ग्राम बाजार से केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लाना, एक भी ग्राम। और फसलों की पैदावार आज जितनी हो रही उससे 1.25 गुनी, 1.5 गुनी, 2 गुनी ज़्यादा होगी। जैसे अभी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 0.3 है, उसके बावजूद भी 30 कुंटल गेहूं हो जाता है, 35 कुंटल धान हो जाता है। अगर जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6 0.7 हो जाए तो क्या होगा? देखिए,
मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आज के ठीक 50-60 साल पहले, ठीक 50-60 साल पहले ले चलता हूँ आपको। हमारे देश में रबी की फसलें 50-60 साल पहले इरिगेशन था ही नहीं। कहीं कहीं अंग्रेज़ों के द्वारा खुदाई गई कैनाल थी, ट्यूबवेल थे नहीं, बोरिंग थी नहीं, लेकिन पूरा क्षेत्र, पूरा एरिया हमारा रबी में बोया जाता था वर्षा की संचित नमी से। वर्षा की नमी इतनी रह जाती थी खेत में कि अक्टूबर के महीने में मैं चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सब बो लेता था और बिना सिंचाई के काट लेता था। कोई फर्टिलाइजर नहीं था। कारण क्या था? जमीन में ह्यूमस की मात्रा उस वक्त 0.6% थी, यानी 8.3 है, तब 0.6 थी। जब 0.6 थी तो बिना पलेवा के, बिना सिंचाई के देश का हर किसान दलहनी, तिलहनी और जौ जैसी खाद्यान्न फसलें खूब आराम से पैदा कर लेता था। और पीछे ले चलते हैं 250 साल पहले, 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में तो खाद्यान्न बहुत था, बहुत खाद्यान्न था। मैंने बोला कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और वजह थी खाद्यान्न का उत्पादन इतना ज़्यादा था। तब जीवांश कार्बन कितना था? 1% के आसपास था, 1%। जैसे मैं जंगल की बात करता हूँ, जंगलों में नाना प्रकार की ज़मीन पर घासें हैं, फिर 4-4, 3-3, 5-5 फुट की झाड़ियाँ हैं, फिर 40-40 फुट के बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं। ना तो पानी, ना फर्टिलाइजर, ना बीमारी, ना कीड़ा। क्यों? खेती तो प्रकृति करती है, प्रकृति की व्यवस्था में खेती हो रही है। और प्रकृति की व्यवस्था अगर संपन्न है तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल जोत करके बीजा बोना है, बस। और अगर प्रकृति की व्यवस्था खराब है, यानी जैसे जमीन है बंजर है, जमीन की जल धारण क्षमता नहीं है, बायोडाइवर्सिटी भी खो गई है, तो फिर ये गुड्डे गुड़िया का खेल है। और आज भी नेचुरल फार्मिंग के नाम पर लोग आपको जाने कितने गुड्डे गुड़िया के छोटे छोटे चुटकुले सुनाते हैं। मैं क्या कहता हूँ, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है अकॉर्डिंग टू नेचर। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करिए और उसके अनुसार खेती करिए। अगर कम पैदावार हो रही है तो प्रकृति की व्यवस्था को और खूबसूरत बनाइए, बस इतनी सी बात है मित्र। ध्यान रखना मित्र, मैं किसान भाइयों से अक्सर निवेदन करता हूँ कि खेती में जो अर्थ का चक्कर है ना, अर्थ के चक्कर में ही आप डूबे हैं। दुनिया ने आपको अर्थ का लालच किया, करोड़पति बनोगे, लखपति बनोगे, धनाढ्य हो जाओगे, और आप लालच में आ गए। तो उनका मतलब क्या था कि आपको धनाढ्य बनाने का लालच दे करके आपको जुए के फड़ पर बिठाया और आप दांव पर दांव लगाते रहे और सारा कुछ आपसे छीन के ले गए अपने पास। अब तो जागो मित्र, जब देख चुके दांव पर दांव पर दांव पर दांव लगाने के बाद आपको कुछ नहीं मिला, तो अब तो जागिए ना नींद से, क्योंकि खेती सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कृषि इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो मालिक है किसान, वो कर्ज में डूबा है। बकाया इस इंडस्ट्री से संचालित होने वाली सभी इंडस्ट्रियां बहुत बड़े मुनाफे पर हैं। तो आप अपने मुनाफे की बात सोचिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरी बात को समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जब ये धरती बंजर हो जाएगी, ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म हो जाएगा, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तो आप सोचना कि आपके बच्चों का क्या होगा। क्योंकि नौकरी वोकरी नहीं मिली, ध्यान रखना। आप बेशक अभी और एक लूट चल रही है, किसान के बच्चों को पढ़ाओ, लंबी लंबी फीस लो। उन्हें मालूम है कि ऐसे तो लूट ही चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर लूट लो, ज़मीन बेच करके, जेवर बेच करके लोग पढ़ा रहे हैं। नौकरी नहीं मिलनी मित्र,
सबसे बड़ी इंडस्ट्री कृषि इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो एग्रीकल्चर में, लेकिन एग्रीकल्चर को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने एक कृषि दर्शन केंद्र खोला है जहाँ पर 4 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण होता है। एक बार आएंगे, आपको लगेगा वास्तव में कि यहाँ आकर के मैंने बुरा नहीं किया, यहाँ आकर के मेरी किस्मत बदलने वाली है। एक बार ट्राई करिए, आ जाइए, और मैं वचन देता हूँ कि खेती में जितने भी आपकी समस्याएं थी सब समाधान लेके जाएंगे। नमस्कार।